Hello everyone, welcome to my channel. So in my last video many of you asking about current affairs कि current affairs कैसे पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। तो टाइप करने में क्या है ना कि उतना डिटेल नहीं हो सकता है, तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो ही बना के बता देती हूँ। और मैं जो भी बता रही हूँ ऐसा नहीं है कि यही आएगा या ऐसे ही आप पढ़ो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जो मैंने मेंस दिए थे लास्ट ईयर और इस ईयर, तो उसमें कैसे क्वेश्चंस आए थे। तो उसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को पता चलता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि क्या नहीं पढ़ना है वो क्या पढ़ने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम ऐसी चीज़ें भी एग्जाम में पढ़ लेते हैं जो वो आती ही नहीं है या फिर बहुत कम वेटेज होता है उनका आने के लिए। तो करंट अफेयर बहुत वास्ट है, करंट अफेयर में कुछ भी आ सकता है, मतलब स्टैटिक का पार्ट भी आता है और करंट का पार्ट भी आता है। अब वो कितना पीछे पूछेगा ये भी अपने को कोई आइडिया नहीं रहता, लेकिन मोस्टली जितने भी एग्जाम होते हैं ना, जैसे एक्सेप्ट आरआरबी का जो करंट अफेयर होता है ना, वो थोड़ा सा मतलब उसका लेवल अलग ही तरीके से वो पूछता है वो। लेकिन जो बाकी आईबीपीएस और एसबीआई के एग्जाम होते हैं ना, इसमें जो मेनली फोकस रहता है वो लास्ट के 6 मंथ या आप बोलोगे लास्ट के मेनली 4 मंथ्स पे ज़्यादा रहता है। अगर मैं बात करूं कि लास्ट ईयर जो एसबीआई क्लर्क मेंस का पेपर हुआ था, तो उसमें जो करंट अफेयर था ना, वो लास्ट के 1 साल पहले तक का भी आया था। लेकिन ऐसा नहीं था, 1 साल पहले के 2 या 4 क्वेश्चन ही आए होंगे। और जो मोस्टली क्वेश्चन थे ना, वो लास्ट के 4 to 6 मंथ के थे। तो अगर आप 4 महीने का भी कर लोगे ना, तो आपको 20-25 क्वेश्चन अप्रॉक्स आपको मिल जाएंगे जो लास्ट के 4 to 5 मंथ के होते हैं। और 6 मंथ तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबल नहीं होता। मैं भी 6 मंथ नहीं करती हूँ, मैं 4 to 5 मंथ ही करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं जितना करूँ उसको एक्यूरेट करूँ। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और किस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए, यानी सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, पर कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, पीएस कोई भी एग्जाम हो उसमें जो करंट अफेयर होता है, बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब उसको आप सबसे टॉप पे रख सकते हो, बैंकिंग और इकोनॉमिक अवेयरनेस के पार्ट को। फिर उसके बाद आरबीआई के सर्कुलर होते हैं, वो बहुत बोरिंग होते हैं, क्योंकि जब हम उनको पढ़ते हैं ना तो हमें अच्छे से समझ में नहीं आते कि क्या बोल रहा, क्या कहना चाह रहा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि जो आप सर्कुलर वाला पार्ट है ना, वो आप किसी वीडियो से करो। अब मैं कोई वीडियो का यहाँ पे नाम नहीं बोल रही हूँ कि आप इन्हीं से करो, आपसे जिससे भी आपको समझ में आता है आप उनसे करो। तो वो वाला पार्ट ना आप वीडियो से करोगे, तो वीडियो से क्या होता है ना कि वो जब टीचर्स आपको समझाते हैं ना, तो वो हमें अच्छे से समझ में आता है। और उसमें आपका स्टैटिक पार्ट भी कवर होता है। तो उसमें स्टैटिक कैसे कवर हो सकता है, जैसे कि कोई आरबीआई का सपोज सर्कुलर आया, ठीक है, तो उसमें ना कमेटी पूछता है कि जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो ये किस कमेटी के अंदर बने थे। तो वो जब टीचर्स आपको पढ़ाते हैं ना, तो वो स्टैटिक के क्वेश्चन भी उसमें कवर कर देते हैं कि ये इस कमेटी के अंदर बना था। अब कोई पेमेंट बैंक है, वो स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर कन्वर्ट होना चाहता है, तो उसके क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए, नेटवर्थ होनी चाहिए, कि पहले 100 करोड़ होनी चाहिए, फिर 5 साल में 200 करोड़ हो जानी चाहिए, तो वो स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में पेमेंट बैंक काम कर सकता है। फिर उसके बाद उस शेड्यूल के अंदर जाता है, फिर वो कौन से शेड्यूल के अंदर जाता है स्मॉल फाइनेंस बैंक का, ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ कि जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो कौन से शेड्यूल में आता है, तो 45A में आता है, बी में आता है। तो बहुत सारे वो ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको स्टैटिक का पार्ट भी उससे कवर होता है, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो सोर्स फॉलो करना पड़ेगा। सिर्फ पीडीएफ से नहीं होता, क्योंकि पीडीएफ ना हम पढ़ते हैं तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप एक सोर्स ही फॉलो करो, एटलीस्ट आप 2 सोर्स फॉलो करो, एक वीडियो कर लो और एक पीडीएफ सोर्स कर लो। तो पीडीएफ और वीडियो से क्या होगा ना कि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होगा, कि एक बार आप उस चीज़ का पीडीएफ पढ़ोगे फिर उसका वीडियो देखोगे ना। और करंट अफेयर सेम ही होता है, कोई भी टीचर से पढ़ो, ऐसा नहीं है कि कोई अलग से कुछ पढ़ा देता है। हाँ, कुछ चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा कवर कर देते हैं, कुछ चीज़ें कुछ कम कवर होती है, बट ऑलमोस्ट सारा ही कवर हो जाता है। तो आप किसी भी टीचर्स पे पढ़ो तो एक पीडीएफ और एक वीडियो सोर्स जरूर करो। उसके बाद और आप क्या पढ़ सकते हो, जैसे कि आप पढ़ सकते हो नाबार्ड, सेबी, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो कौन सा अभी इनसे रिलेटेड जो भी न्यूज आती है आपको सर्कुलर में मोस्टली मिल जाएंगी। जब आरबीआई के आप सर्कुलर पढ़ोगे ना, तो ये वाली चीज़ें भी कवर हो जाती है उसमें। तो इससे जैसे आप पढ़ सकते हो कि कौन सा मैनेजिंग डायरेक्टर चेंज हुआ है, और सर इसमें कौन सा चेयरपर्सन है, कितना टेन्योर है। तो अगर आप ये सर्कुलर पढ़ोगे ना, तो उसमें भी ये स्टैटिक वाले पार्ट, और अगर कुछ चेंज होता है, अपॉइंटमेंट होती है, तो वो भी कवर हो जाता है। तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन उसके बाद और क्या कर सकते हो, आप नेशनल न्यूज़ पढ़ सकते हो, इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ सकते हो। साथ में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होते हैं, यानी MOUs होते हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट वाले होते हैं आप वो पढ़ सकते हो। अब सारे नहीं पढ़ना है, जैसे कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड रहते हैं, तो अगर आप वीडियो देखोगे ना, तो उसमें टीचर्स ऑलरेडी बता देते हैं कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ सकते हो। देन उसके बाद अगर अवार्ड फंक्शन की बात करें, तो अवार्ड में आप पूरा मत पढ़ना। अवार्ड्स में जैसे अभी ऑस्कर हुए हैं, तो आप उससे रिलेटेड पढ़ सकते हो, मेनली कि किसको क्या मिला है, कौन सी फिल्म को बेस्ट मिला है, या फिर कौन से डायरेक्टर, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं। देन उसके बाद अगर नेशनल अवार्ड्स हुए हैं तो उसमें आप पढ़ सकते हो। अगर अवार्ड फंक्शन में कोई ऐसा जिसी को पद्मश्री, पद्म भूषण मिला है, विभूषण मिला है, तो आप उसका पढ़ सकते हो।
देन उसके बाद आप और की चीज़ें जो पढ़ सकते हो, जो स्किप कर सकते हो, जैसे डेज स्किप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते डेज। आप कितने याद करोगे, एक साल में कितने सारे दिन पता नहीं क्या क्या होता रहता है। अगर कुछ बैंकिंग से रिलेटेड है तो आप वो पढ़ लेना, बाकी से आप उसको स्किप कर सकते हो। उसके बाद साइंस एंड टेक स्किप कर सकते हो। इसरो से रिलेटेड न्यूज़ होती है कि इसरो ने इसके साथ अभी टाई अप किया है, तो आप वो पढ़ सकते हो कि ये इसरो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। किसी और कंट्री की जो सैटेलाइट होती है वो भी लॉन्च होती है। इसरो भी कहीं से अपनी सैटेलाइट अगर लॉन्च करवा रहा है, उसके कुछ मिशंस अगर फ्यूचर में होने वाले तो वो कब होने वाले हैं, कब प्रोजेक्टेड है, यानी मंगलयान है जैसे होने वाला तो कब प्रोजेक्टेड है, कब होगा, आप वो सब पढ़ सकते हो। और उसके बाद करंट अफेयर में और मैं बात करूँ कि आप क्या नहीं पढ़ सकते हो, तो जैसे अमाउंट्स एंड एग्रीमेंट्स होते तो बहुत सारे होते, तो उसमें आप इंपॉर्टेंट टर्म ही पढ़ो। अब जैसे आपको ये पता करना पड़ेगा कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, तो आप अगर वो वीडियो सोर्स फॉलो करोगे ना, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पीडीएफ सोर्स में तो सब कुछ लिखा रहता है, आप सब कुछ अगर आप पढ़ने बैठोगे तो इतना मेमोराइज करना इम्पॉसिबल है, और इतने कम टाइम में, और ज़्यादा टाइम भी होगा तो भी नेक्स्ट इम्पॉसिबल होता है। क्योंकि अगर आप एक पीडीएफ भी, अगर एक मंथ का भी पीडीएफ उठाओगे तो अप्रॉक्स वो 300 पेजेस का होता है। तो उसमें आप क्या मेमोराइज कितना कर लोगे, कितना करोगे। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब मैंने मंथली पीडीएफ पढ़े ना, तो मुझे ऐसा लगता है मंथली से बेटर होते हैं वीकली। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप मंथली भी कर सकते हो, ये मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि मंथली ना मैं प्रॉपर रिवाइज नहीं कर पा रही थी। वीकली क्या होता है कि अप्रॉक्स पेजेस उतने ही होते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आता। बट उसमें ऐसा होता है ना कि अगर एक वीक का अगर हम स्किप करना चाहें एग्जाम के एक वीक पहले का, तो हम कर सकते हैं। और वीकली पीडीएफ में क्या होता है कि एग्जाम के पहले तक का हमें पूरा पीडीएफ वीकली मिलता है। और मंथली में ऐसा होता है जब वो मंथ एंड होता है, तो अगर कोई ऐसा एग्जाम है जो मंथ के एंड में ही है, तो मंथली वाला आपको अवेलेबल नहीं होगा, आपको वीकली से ही करना पड़ेगा। जैसे अगर इसमें 10 अप्रैल है तो इसमें मंथली पीडीएफ आपको अवेलेबल होगा, लेकिन आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। क्योंकि मंथली पीडीएफ 1 तारीख को तो आता नहीं, 2, 3, 4 तारीख तक आता है, तो फिर आप उसको 300 पेज को कैसे रिवाइज करोगे। तो वीकली में ये रहता है ना कि आप एक वीक खत्म हुआ, उसका पीडीएफ आया, आप उसको तुरंत रिवाइज कर लिए। देन दूसरा वीक खत्म हुआ, उसका पीडीएफ आया, तो आपके ऊपर एक बर्डन नहीं होता है एक साथ रिवीजन करने का। मुझे ऐसा लगता है अगर आपको मंथली सूट करता है तो आप मंथली भी कर सकते हो। अल्टीमेटली तो हमको याद करना है, वही रिवाइज करना, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर में क्विजेस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप करंट अफेयर में क्विजेस लगाओगे ना, तो जो भी आपने पढ़ा है वहाँ से आपको डाउट आना चालू होगा कि ये इसका भी था, ये इसका भी था। जब 5 ऑप्शंस दिखेंगे और आप वहाँ पे कंफ्यूजन होगे, फिर अगर आप उसको गलत करोगे, वापस से उसको देखोगे ना, तो दोबारा कभी आप उसको रॉन्ग नहीं करोगे। क्योंकि जो चीज़ें गलत हो जाती है ना, वो हमारे माइंड में फिर जब हम उसको वापस से रीचेक करते हैं ना, तो याद रह जाती है कि ये वाला पार्ट हमने गलत किया था, इसका ये नहीं होगा। और क्विजेज में ये भी होता है ना कि वो उसके आंसर्स के नीचे क्या होता है कि एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो, तो वहाँ से भी आपका रिवीजन हो जाएगा। आप किसी भी प्लेटफॉर्म की क्विजेज लगा सकते हो जहाँ भी अवेलेबल होंगे। तो ऐसे करके आप करंट अफेयर पढ़ सकते हो। और 2 सोर्स जैसे मैंने बोला, अगर आप फॉलो करना चाहो तो करो, उसमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। एक वीडियो प्लस एक पीडीएफ सोर्स, क्योंकि सिर्फ पीडीएफ में क्या ना इंटरेस्ट उतना डेवलप नहीं हो पाता, लेकिन वीडियो सोर्स में ये रहता है ना कि कुछ अगर नहीं भी पढ़ने का मन है तो वीडियो चला लिया, 2x की स्पीड से आप चला लो, तो 2x में भी ऐसा होता है कि टाइम भी कम लगता है और रिवीजन भी हो जाता है। ये है करंट अफेयर की स्ट्रेटेजी। अभी तक जो ट्रेंड चला है वो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर में। फिर एसबीआई का है, वो कुछ भी पूछ सकता है। हमारा काम है कि हम एक सीक्वेंस वाइज पढ़ें। और एग्जाम में तो देखो आप कुछ भी आ सकता है, बहुत वास्ट है करंट अफेयर, लेकिन एटलीस्ट अगर आप सीक्वेंस वाइज पढ़ोगे ना, तो थोड़े अच्छे नंबर गेन कर पाओगे। और अगर आप सीक्वेंस से नहीं पढ़ोगे ना, तो वहाँ जाके बहुत ज़्यादा डाउट होता है। तो आप अगर चाहो तो ऐसे पढ़ सकते हो, और मैं भी इसी सीक्वेंस से पढ़ रही हूँ। तो ये है स्ट्रैटेजी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।